Why did I choose unhappiness? Are you mad? Why would I choose unhappiness? सुबह से शाम तक इतनी मेहनत मैं खुश ना रहने के लिए कर रहा हूँ। विजडम विस्पर्स पर आपका स्वागत है। मैं अमित सचदेवा और मैं ये मानता हूँ कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। आज मैं आपको ऐसी शॉकिंग बातें बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा कि ढूंढने तो खुशी निकले थे पर रास्ते में कहाँ भटक जाते हैं हमें याद ही नहीं रहता कि ये सफ़र हमने शुरू क्यों किया था और कैसे हम उस रास्ते पे वापस आ सकते हैं जो हमें ट्रू हैप्पीनेस और लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाए। 2024 के फोर्ब्स इंडिया के 146 देशों के सर्वे में इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में 126th रैंकिंग पर है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, चाइना की रैंकिंग इंडिया से ऊपर है। 2015 की एक रिसर्च में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने पाया कि जो लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा खुश हैं। लेकिन 2011 की एक रिपोर्ट में ये बताया गया जो लोग मुश्किल कंडीशंस में रहते हैं यानी जहाँ पर गरीबी, दर्द, दुख ज़्यादा है वहाँ पर रिलीजियस फेथ और हैप्पीनेस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और डेवलप्ड देश जैसे नीदरलैंड और फ्रांस वहाँ पर रिलीजियस और नॉन रिलीजियस ग्रुप में हैप्पीनेस लेवल बराबर है। 2023 की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि पीपल चूज टू बी अनहैप्पी। वो जानबूझकर खुश नहीं रहना चाहते। मेरा अपना मानना है कि हर इंसान मेहनत करके वो पाना चाहता है जिसमें वो खुश रहे। और आपको अगर आकर कोई ये बताए कि लोग खुश ही नहीं रहना चाहते, दे चूज टू बी अनहैप्पी, तो सुनने में तो अजीब लगेगा पर मानना और भी मुश्किल है। पर ये सच है। हमारा देश जहाँ से स्पिरिचुअलिज्म शुरू हुआ, जो दुनिया को सीख देता है खुश रहने की, खुद ही हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रैंकिंग पर है। तो ये कौन लोग हैं जो खुश ही नहीं रहना चाहते या कहें तो अपने दुख में ही ज़्यादा खुश हैं? कुछ लोग हैं जिनको चेंज से डर लगता है, जो अपनी प्रेजेंट कंडीशंस में ज़्यादा खुश हैं। कुछ लोग गुस्से के इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि वो हर सिचुएशन को गुस्से से कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरों की सिंपैथी और अटेंशन पाने के लिए, और कुछ लोग अपने पास्ट में हुए किसी इवेंट को या ग्रज को माफ़ नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर उनकी अनहैप्पीनेस का मेन कारण बन जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बचपन बड़ा स्ट्रेसफुल रहा है। जब एक बच्चे की इतनी डिस्कम्फर्ट में परवरिश होती है तो वही उसके लिए नया नॉर्मल बन जाता है। 2015-16 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ने पाया कि हर 20वां इंसान डिप्रेशन का शिकार है और 15 से 24 साल की उम्र में हर 7वां इंसान डिप्रेशन का शिकार है। 2018 से 2022 तक इंडिया में 7,62,000 सुसाइड्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें 8% 15 से 24 साल के बच्चे हैं, वो जिनकी लाइफ अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है। और मुझे लगता है इसका बड़ा कारण है आज की कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में पेरेंट्स की अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस। क्या एक्सटर्नल प्लेजर्स जैसे वेल्थ, पोजेशन, सक्सेस, स्टेटस या पावर हमें वो ट्रू हैप्पीनेस दे सकते हैं या फिर वो एक टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन है? नया आईफोन ले लिया, नई गाड़ी ले ली, कहीं हिल स्टेशन पे घूमने चले गए, क्या सही मायने में यही हमें खुशी देती है या सिर्फ थोड़े टाइम की सेटिस्फैक्शन? जब भी हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, यानी फ़ोन लिया, गाड़ी ली, तो हमें थोड़े टाइम के लिए एक सेटिस्फैक्शन फील होती है जिसको हम ट्रू हैप्पीनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो क्या है ये ट्रू हैप्पीनेस? एंगर, फियर, लव, सरप्राइज, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। और जब एक इमोशन बहुत लंबा हो जाता है तो वो सिर्फ इमोशन नहीं रह जाता, वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। और इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं हैप्पीनेस और सैडनेस। इनफैक्ट हमारा हर इमोशन इसी पे आके ख़त्म होता है, या तो हमें स्टेट ऑफ हैप्पीनेस देता है या स्टेट ऑफ सैडनेस देता है। आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका स्टेट ऑफ माइंड सैड है, आपको प्यार आ रहा है तो आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी है। कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है यार, मेरी लाइफ में तो टेंशन्स ही बहुत हैं, खुश रहने का टाइम ही कहाँ है। ये बात समझना ज़रूरी है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करती है कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी।
आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। फ्यूचर में होने वाली वो हर चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी आज स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी है तो आपके डिसीजंस पॉजिटिव होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे और फास्ट भी। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड या सैड स्टेट ऑफ माइंड हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एबिलिटी के साथ इंटरफेयर करती है। ये बात आपने बहुत जगह सुनी होगी, यूनिवर्स इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, यानी जो बोओगे वही पाओगे। जब आप दुखी होते हो तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज करते हो, जब नेगेटिव एनर्जी बोई तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही आएंगे। जो लोग आपको लाइफ में मिलेंगे वो भी नेगेटिव माइंडसेट वाले मिलेंगे, और जो सिचुएशंस लाइफ में आएंगी उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे। लाइफ आसान नहीं है और ना कभी होगी, इसलिए स्टेट ऑफ सैडनेस में रहना बहुत आसान है क्योंकि उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी। लेकिन अगर आप स्टेट ऑफ हैप्पीनेस चूज करते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहले अपने आप को बदल कर। और यही स्टेट ऑफ हैप्पीनेस आपको वो पावर देती है जो आपको लाइफ में हर टफ सिचुएशन से लड़ने के लिए चाहिए। जो आपकी लाइफ में आज है वो उन चॉइसेस का रिजल्ट है जो आपने जाने अनजाने में ली हैं। ये बातें अगर स्कूल में पढ़ाई जाती तो लाइफ में इतनी दुख और सफरिंग ना होती। मैटर ये नहीं करता कि आज आपकी लाइफ क्या है, मैटर ये करता है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अपने गोल्स और एस्पिरेशंस के लिए चेंज कर सकते हैं। बुद्धिस्ट टीचिंग्स में 5 ऐसी रुकावटों का जिक्र है जो हमें स्टेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस में रहने नहीं देती। पहली है सेंसरी डिज़ायर्स, यानी सीइंग, हेयरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग। ये वो डिज़ायर्स हैं जो हमारे गोल्स और एस्पिरेशन से हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मान लीजिए आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, आपने डिसाइड किया जिम ज्वाइन करने का। पहले दिन के वर्कआउट के बाद आप घर पहुंचते हैं और देखते हैं आपकी फेवरेट आइसक्रीम आई हुई है और आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, आइसक्रीम एंजॉय भी करते हैं। तो आपको ट्रू हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी? आइसक्रीम खाकर टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन में, या जिम में 10 किलो कम करके अपनी बॉडी को शेप में लाकर? मुझे लगता है जवाब आपको पता है। दूसरी रुकावट है इल विल। इसका सीधा मतलब है जब आप किसी इंसान से नफरत करते हैं या किसी चीज़ पर आपको या किसी इंसान पर आपको गुस्सा आता है। मान लीजिए ऑफिस में आप अपने बॉस को पसंद नहीं करते, वो जब भी आपके सामने आता है आपको गुस्सा आता है, तो क्या करोगे? ये सिचुएशन तो रोज़ सुबह आएगी, जॉब चेंज कर लोगे। तो क्या गारंटी है जॉब चेंज करके वहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे आपको गुस्सा नहीं आएगा? हो सकता है आपका कलीग या आपका बॉस। जब तक आप इस फीलिंग को जाने नहीं दोगे लाइफ आसान नहीं होगी। तीसरी रुकावट है डलनेस और हैवीनेस। डलनेस ऑफ माइंड, हैवीनेस ऑफ बॉडी। मतलब लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन नहीं है तो कुछ करने की एनर्जी भी नहीं है, और इसकी वजह से हम कई बार स्टेट ऑफ डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये एक तरह का मेंटल जेल है जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। चौथी रुकावट है रेस्टलेसनेस एंड वरी। इसका सीधा मतलब है अनसेटल्ड माइंड, यानी मन में शांति नहीं है, भटक रहा है फ्यूचर की टेंशन में या पास्ट के किसी ऐसे दर्द में जिसको आप जाने नहीं दे रहे। आपका मन भटकता रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में आप फोकस नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती। पांचवी और आखिरी रुकावट है डाउट। किसी भी चीज़ पे क्लैरिटी नहीं होती और मन डाउट से भरा रहता है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या ये सही डायरेक्शन है? लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? वो क्या है? आपका माइंड और एक्शन अलाइन नहीं हो पाते, और इसका सीधा असर पड़ता है आपके गोल्स और एस्पिरेशंस पर, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। कई बार ये डाउट इतना गहरा घर कर लेता है कि आगे बढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो बाहर कैसे निकलोगे? कैसे इन रुकावटों को अपनी लाइफ से बाहर करोगे? तो मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो इमीडिएटली आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे। पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज। इमेजिन करो कि आपको किसी इंसान ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा कह दिया कि आपके मन में गुस्से का तूफान आ गया। आप रिएक्ट करने की बजाय रुको और एक्नॉलेज करो कि मुझे गुस्सा आ गया है। दूसरा स्टेप है एक्सेप्ट। अब आपने अपने गुस्से को रिकग्नाइज कर लिया तो बिना किसी रेजिस्टेंस और जजमेंट के
उसको एक्सेप्ट करो कि ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने गुस्से को एक्सेप्ट करो बिना उसको सप्रेस या रिजेक्ट करे। तीसरा स्टेप है इन्वेस्टिगेट। अब आपने अपने गुस्से को एक्सेप्ट कर लिया तो अब आप और गहराई में जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि मुझे गुस्सा क्यों आया, कि क्या कारण है मुझे गुस्सा आने का, क्या मेरा गुस्सा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर मैं इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहूं। लास्ट और चौथा स्टेप है नॉन आइडेंटिफाई। जब आप अपने गुस्से को इन्वेस्टिगेट करते हो, यू रियलाइज कि ये आप नहीं हो। यू रियलाइज कि गुस्सा आपकी आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक पासिंग इमोशन है जो हमारी अवेयरनेस के साथ उठता है और ख़त्म हो जाता है। जब आप अपने इमोशन को अपने आप से अलग आइडेंटिफाई करोगे तो आपके इमोशन और आपके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और जब आपका कोई भी इमोशन आपके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जैसे कि गुस्सा, तो वो ऑटोमेटिकली डिसिपेट यानी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इस एपिसोड को लेके आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस एपिसोड में वैल्यू मिली तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।